आज हम लोग इस वीडियो में थ्रेट एक्टर्स एंड प्रॉक्सी टूल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग हैकर्स एंड क्रैकर्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। हैकर्स हैकर्स जो कि स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका मेन मोटिव किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम का एक्सेस गेन करना होता है यूजिंग एनी अनऑथराइज्ड अनअप्रूव्ड मीन्स। हैकर्स जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप्स, बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइए अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स, ये जो हैकर्स होते हैं ये जाने जाते हैं इलीगल एक्टिविटीज और किसी भी तरीके की अनऑथराइज चीजें करने के लिए। किसी भी तरीके से इनको जो मनी है या फिर किसी दूसरी कंपनी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस कराना होता है इनका मेन मोटिव। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ऑन कॉन्ट्ररी दे परफॉर्म एथिकल हैकिंग। उनका जो ये सिनेरियो होता है वो ब्लैक हैट हैकर से बहुत ही डिफरेंट होता है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उनसे पहले परमिशंस लेते हैं प्रॉपर एंड देन लेजिटिमेट हैकिंग करके उनकी वीकनेसेस के बारे में उनको बताते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा सिक्योर हो पाए। ग्रे हैट हैकर्स, आपको जैसे समझ में आ ही रहा होगा, वो ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट दोनों का ही उनके अंदर मिक्स चीजें होती हैं। तो ग्रे हैट हैकर्स क्या करते हैं, वो व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट दोनों की ही प्रॉपर्टीज का मिक्सचर होते हैं। क्रैकर्स के ऊपर जब आते हैं हम लोग, तो दे आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स, पर उनका काम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को जो कि एनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे अगर हम लोग के पास कोई, मान लेते हैं एग्जांपल है कि वर्ड, जैसे एमएस ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो कोई भी एक यूजर बिना सब्सक्रिप्शन के 30 डेज के ज्यादा यूज नहीं कर सकता है। तो अब क्रैकर क्या करेगा, वो इस टाइप के जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको ट्राई करेगा, उनके एनक्रिप्शन को ब्रेक करेगा, उसके पूरे सोर्स कोड को पढ़ेगा एंड देन उसको एक क्रैक फॉर्म में लेके आएगा जिससे कि वो 30 डेज से भी ज्यादा अनलिमिटेड पीरियड के लिए वो उस पेड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज करता है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं थ्रेट एक्टर्स के ऊपर। थ्रेट एक्टर से पहले समझते हैं कि थ्रेट क्या होता है। थ्रेट एक मैलिशियस एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी टर्म्स में इंसिडेंट भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई बार जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें एक कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है। इंसिडेंट का मतलब ये है कि अगर कोई साइबर अटैक हुआ या फिर कोई दूसरी चीज जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके डेटा का थ्रेट है, तो उसको वो एज अ इंसिडेंट टर्म करती है। जो थ्रेट होता है उसका मेन काम होता है कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ डिवाइस। ओके, मान लेते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि कोई अटैकर था, कोई हैकर था, उसने एसक्यूएल इंजेक्शन या किसी दूसरी तरीके का एक्सप्लॉइट यूज करके उनकी कोई वल्नरेबल सॉफ्टवेयर चल रहा था बैकग्राउंड में, उसकी कोई वल्नरेबिलिटी को यूज करके उसने कोई डेटा लीक कर दिया जिसमें कि उनके डेटाबेस में जो भी यूजर नेम, पासवर्ड, कस्टमर की जो डिटेल्स थी, उनके जो भी एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह, जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी लीक हो जाती हैं। तो इस केस में उसको भी वो लोग इंसिडेंट बोलेंगे और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा उसके कस्टमर का लॉस हो या कुछ भी हो, क्योंकि इससे उनकी जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, वो भी इम्पैक्ट होती है। तो थ्रेट जो होता है इट इज अ मैलिशियस एक्टिविटी जो कि कॉम्प्रोमाइज करता है सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी ऑफ अ डिवाइस एंड इट इम्पैक्ट्स द सेफ्टी ऑफ द एंटिटी। एंटिटी इस केस में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको। थ्रेट से आता है थ्रेट एक्टर्स। थ्रेट एक्टर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
किसी भी इंसिडेंट को परफॉर्म करने में। तो अगर हैकर जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन या कोई दूसरा एक्सप्लॉइट यूज करके किसी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस केस में जो हैकर है वो हो जाएगा एक थ्रेट एक्टर। थ्रेट एक्टर को हम लोग मैलिशियस एक्टर्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं थ्रेट एक्टर्स के वेरियस टाइप्स के ऊपर। थ्रेट एक्टर्स जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट किडीज, हैक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नेशन स्टेट्स, इनसाइडर्स एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स। हम लोग एक एक करके हर एक थ्रेट एक्टर के बारे में अब समझते हैं कि थ्रेट एक्टर्स क्या करते हैं, क्या होते हैं। फर्स्ट आते हैं स्क्रिप्ट किडीज के ऊपर। स्क्रिप्ट किडीज बेसिकली स्क्रिप्ट किडीज जो होते हैं वो इन एक्सपीरियंस हैकर्स होते हैं, जिन्होंने जस्ट हैकिंग स्टार्ट करी होती है। ठीक है, उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, जो बिगनर्स होते हैं हैकिंग के फील्ड में, जिनको कोड या फिर एक्सप्लॉइट के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो ऐसे लोग को हम लोग स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं। उनका जो स्क्रिप्ट किडीज के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मोड ऑफ अटैक, स्क्रिप्ट किडीज बेसिकली आउटसाइड ऑफ कंपनी होते हैं, मतलब जो कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, जो एक्सटर्नली अटैक करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी को, तो वो उनका जो मोड ऑफ अटैक होता है वो एक्सटर्नल है। लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ये भी एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी थ्रेट एक्टर का। तो सोफिस्टिकेशन हम लोग क्या समझते हैं? सोफिस्टिकेशन एक ऐसा वर्ड है, जैसे साइबर सिक्योरिटी फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं कि उनके जो एक्सप्लॉइट्स करने का जो तरीका है, अटैक करने का जो तरीका है, एक्सप्लॉइट्स को यूज करने का तरीका है, वो कितना डिफिकल्ट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में जैसे स्क्रिप्ट किडी हम लोग ने समझा कि वो बिगिनर्स हैं अभी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, तो इस फील्ड में वो उनको हम लोग बोलेंगे कि वो सिंपल कोड सैंपल्स जो होते हैं गूगल पे या किसी गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी में किसी ने अपना कोई एक्सप्लॉइट डाला है, तो वो सिंपल कोड सैंपल्स या फिर ऑटोमेटेड स्कैनर्स जो होते हैं, ऑटोमेटेड अटैक टूल्स होते हैं, उनका यूज करते हैं स्क्रिप्ट किडीज। उनकी जो फंडिंग होती है वो बहुत कम होती है। अब फंडिंग से मेरा क्या मानना है यहाँ पे कि उनके पीछे कौन से लोग हैं उसकी जो स्क्रिप्ट किडीज के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे। तो जो अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो वो किसी भी स्क्रिप्ट किडी को हायर नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे इनकी जो फंडिंग होती है बहुत ही कम होती है। कोई बहुत छोटी कंपनी होगी अगर कोई, तो उसने बोल दिया कि हाँ स्क्रिप्ट किडी को ले आते हैं, हम लोग को अपनी जो राइवल कंपनी है उसके ऊपर हमें साइबर अटैक करना है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। अब आते हैं स्क्रिप्ट किडी के इंटेंशन पे। इंटेंशन क्या होता है? गेन अटेंशन और प्रूव टेक्निकल एबिलिटीज। जी हाँ, तो इंटेंशन जो होता है, कोई नया नया हैकिंग सीख रहा है बंदा, तो वो सबसे पहले जाएगा अपने दोस्तों के पास, बोलेगा कि देखो मेरे को हैकिंग आती है, मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर ये कर सकता हूँ, मेरे को ये चीजें आती हैं। तो अगर उसके फ्रेंड्स ने बोला कि ये तो सभी को आती है, तो वो बोलेगा नहीं मेरे को उससे ज्यादा आता है। वो फिर अपनी जो एबिलिटीज है, उसकी जो स्किल्स है, वो एक बार ट्राई करके दिखाएगा उनको उस अपने स्किल्स के थ्रू नुकसान पहुंचाने की ट्राई करेगा, ताकि उसको फेम मिले अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। इस तरह की उनकी इंटेंशन होती है, क्योंकि वो बहुत ही बिगनर लेवल के हैकर्स हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट जो है ये वर्ड दो डिफरेंट कीवर्ड से कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि है हैकर एंड एक्टिविस्ट। तो एक्टिविस्ट आपको पता होगा, जो बंदे सोशल चेंज लाना चाहते हैं या जो अपने समाज में काम करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करते हैं कभी कभी, अगर उनकी पॉलिसीज गवर्नमेंट की अच्छी नहीं है, तो इस तरीके के लोगों को हम लोग एक्टिविस्ट कहते हैं। अगर ऐसे लोगों में कुछ स्किल्स है हैकिंग की, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविस्ट। अब उनका मोड ऑफ अटैक क्या हो सकता है? वो भी एक्सटर्नल ही होगा। कोई एक्टिविस्ट किसी कंपनी के अंदर जाके उस कंपनी को अटैक नहीं कर पाएगा या साइबर अटैक नहीं करेगा उसके ऊपर। ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन के जो पेरीमीटर्स हैं, पेरीमीटर्स क्या होती हैं वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्री है उसके बाहर ही ऑब्वियसली वो बाहर से ही उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई करेगा अटैक करने का।
अब आते हैं लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ हैकिस्ट। हैकिस्ट की जो सोफिस्टिकेशन होती है इट कैन डिपेंड, वो बहुत लाइक उस कम भी हो सकती है कि उसमें पब्लिकली जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं गूगल के, जो गिटहब के, जो हम लोगों ने अभी स्क्रिप्ट वीडियोस में भी बात करी थी, वो क्या पता वो भी यूज कर सकता है, या फिर कोई चेन ऑफ अटैक भी यूज कर सकता है एक्टिविस्ट जो है। चेन ऑफ अटैक्स जो होते हैं लाइक उसने पहले एसक्यूएल इंजेक्शन से पहले डेटाबेस के अंदर किया, फिर उस डेटाबेस से कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो उसने पाइवेटिंग करी किसी दूसरे कंप्यूटर या पीसी के ऊपर। इस तरीके से मतलब इट कैन डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स है। फंडिंग जो होती है इनके पीछे जो फंडिंग होती है इट कैन वेरी, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। क्या पता एक्टिविस्ट ऑन इट्स ओन काम कर रहा हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फॉर द गवर्नमेंट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई राइवल पार्टी हो सकती है कोई दूसरी, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर हम लोग हैं तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो अब क्या पता किसी राइवल पार्टी ने बोल दिया कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी, जो अभी पार्टी गवर्न कर रही है, उस पार्टी के लिए तुम साइबर अटैक करो उसके ऊपर, और ताकि हम लोग को एक मुद्दा मिल पाए डिस्कस करने का। इस तरीके से भी चीजें होती हैं। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है अचीव पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो जैसा कि हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म ऑफ थ्रेट एक्टर पे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज क्राइम्स। जो होते हैं ये प्योर ब्लैक हैट हैकर्स टाइप के बंदे होते हैं, जिनका मोटिव ये होता है कि वर्ल्ड में मतलब जो भी बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जैसे, ठीक है, उनका उसके ऊपर साइबर अटैक करना है, ब्रीच करना है, डेटा ब्रीच करना है और डेटा लीक करना उनके लिए। तो इस टाइप के जो बंदे होते हैं वो पूरे एक ग्रुप होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एनोनिमस जैसे एक हैकिंग एक ग्रुप है जैसे। तो वो भी एक टाइप का वो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, जैसे रैंसमवेयर अटैक्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से साइबर अटैक्स करते रहते हैं वो। तो इनका भी मोड ऑफ अटैक क्या होता है? मोड ऑफ अटैक इनका ऑब्वियसली एक्सटर्नल ही होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके नहीं कर रहे हैं, फिर से अटैक बाहर से ही कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक पूरा ग्रुप होता है, ये पूरे ग्रुप में काम करते हैं। तो किसी का काम होगा कि डेटा लीक करना, किसी का काम होगा ब्रीच करना, किसी का पर्टिकुलरली काम होगा ओएसआईएनडी करना उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओएसआईएनडी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो इस तरीके का पूरा एक इनकी पाथवे होती है जिसको वो लोग फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एंटिटी के ऊपर साइबर अटैक करते हैं। अब इनकी फंडिंग के बारे में जैसे हमने पहले बात करी थी, इसके ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनाइज टाइम में क्या होता है कि राइवल्स हो सकते हैं या फिर सेल, मतलब जो एनोनिमस ग्रुप है वो खुद भी किसी के ऊपर अटैक करवा सकता है, साइबर अटैक कर सकता है खुद से ही, या फिर किसी राइवल ने उनको रैंसम दिया हो, ठीक, कि उनको पे कर दिया कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करो। तो इस तरीके से भी होता है ऑर्गेनाइज टाइम में। इंटेंशन क्या होती है? इंटेंशन ऑब्वियसली उनको सर्वाइव करना है अपने सोसाइटी में, तो मनी चाहिए ही चाहिए, तो उनको मॉनेटरी फंड ही मेन इंटेंशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, जो कि है नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में, जो कि ओएसआईएनटी बहुत यूज करती है। ये जो नेशन स्टेट्स होती है, ओएसआईएनटी क्या होता है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। इनका जो मोड ऑफ अटैक है वो होता है एक्सटर्नल, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी एंटिटी के बाउंड्रीज के अंदर जाके अटैक नहीं करवा रहे हैं, बाहर से ही कर रहे हैं, ठीक। फिर आते हैं लेवल्स ऑफ सोफिस्टिकेशन। इनकी क्या होती है? ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी थी ऑर्गेनाइज क्राइम में भी कि वो भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ऐसे ही नेशन स्टेट्स में भी जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं वो भी हाईली सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इनकी जो फंडिंग है ये भी सेल्फ या फिर नेशन। अब आपने देखा होगा जैसे चाइना करता है अगर साइबर अटैक किसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत बार साइबर अटैक करता रहता है वो। फिर इंडिया जो है, इंडिया की कोई एक साइबर आर्मी होगी, वो भी अपने जो कंट्रीज होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उसके ऊपर भी साइबर अटैक्स करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज अब आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन वॉर में भी ऐसे ही था कि रशिया के हैकर्स ने पहले साइबर अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, उनकी पूरी पावर ग्रिड्स पर उनको इम्पैक्ट हुआ। उस तरीके से मतलब
ये चीजें होती, नेशन स्टेट्स के अंदर आती हैं सब चीजें। इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन होता है पॉलिटिकल, मिलिट्री, टेक्निकल और इकोनॉमिक एजेंडास। मिलिट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो वॉर हो रही है तो उसमें किस तरीके से मतलब रशिया और यूक्रेन के हैकर्स ने मतलब एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक किया। ओके, सो आवर नेक्स्ट दिस थ्रेट एक्टर इज इनसाइडर्स। इनसाइडर्स क्या होते हैं? इनका जो मोड ऑफ अटैक है वो इंटरनल होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे? ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक। अब ये उन्हीं एम्प्लॉयज में से कुछ बंदे होते हैं जो ये अटैक को परफॉर्म करते हैं। इनकी जो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन है इट वेरीज। ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड भी हो सकते हैं, बहुत कम भी, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स एंड नॉलेज दे हैव। नाउ कमिंग टू फंडिंग, इनके पीछे फंडिंग क्या होती है, इट ऑल्सो डिफर्स। इसके बारे में अभी हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, पर उससे पहले हम लोग इंटेंशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनकी इंटेंशन क्या होती है? अनइंटेंशनल होती है कभी कभी, ठीक है, उनको पता नहीं होता है, बट नोइंगली अननोइंगली उनसे कुछ गलती हो जाती है, जो कि एक तरीके का अटैक ही होता है, साइबर अटैक होता है। एकदम बहुत लार्ज स्केल का नहीं, बट मिनिमल स्केल का भी हो सकता है वो, या रिवेंज भी हो सकता है, या मॉनिटरी गेन भी हो सकता है। अच्छा चलिए, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल एक हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक, उसमें एक एम्प्लॉय है, उसको क्या कहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे, ठीक है, तो उसने डिस्कस किया एचआर को। अगर एचआर डिपार्टमेंट तो होता ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसने बोला कि मेरे को ऐसी ऐसी क्या कहते हैं प्रॉब्लम है। अगर उसको कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता है उसकी प्रॉब्लम के लिए, तो उसने सोचा कि अब मैं इस कंपनी से रिवेंज लूँ, क्योंकि मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है मेरी प्रॉब्लम में। तो उसने सोचा कि चलो मैं कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं यही लीक कर देता हूँ अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की राइवल कंपनी को, ठीक। तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी राइवल कंपनीज होंगी ही होंगी। ई कॉमर्स में अगर हम लोग बात करें तो जैसे अमेजोन का एक कॉम्पिटिटर है फ्लिपकार्ट, ठीक, मिंत्रा, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो अगर कोई अमेजोन का बंदा है, उसने लीक कर दिया बहुत सारी डिटेल्स टू फ्लिपकार्ट का जो एम्प्लॉय है या ऑर्गेनाइजेशन पूरे, उसको कर दिया, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो इनसाइडर अटैक होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो बंदा जो अटैक कर रहा है या फिर डेटा लीक कर रहा है, कुछ कुछ भी कर रहा है, एक तरीके से साइबर अटैक कर रहा है। फिर आते हैं हम लोग कॉम्पिटिटर्स अटैक करते हैं, ये भी ओएसआईएनटी करती है। ओएसआईएनटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में शायद से, हाँ। तो इनका जो मोड ऑफ अटैक है वो भी एक्सटर्नल है फिर से, ठीक। कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा ही होती है, मतलब एकदम जैसे हम लोगों ने जैसे बात करी थी नेशन स्टेट्स या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बट जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे एक लेवल कम ही होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो ऑब्वियसली हायर करते हैं कहीं से अटैक करने के लिए किसी राइवल कंपनी पर। तो अब जैसे फंडिंग हो गई, तो फंडिंग के केस में उनको रिलेटिवली हाई, इंटेंशन हो गया मॉनिटरी, मॉनिटरी या फिर कस्टमर बेस को अगर उनका क्या कहते हैं एडवांटेज लेना है। इस केस में जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी बात करी, लास्ट इसमें इनसाइडर्स में, कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे राइवल कंपनीज हो गई, कॉम्पिटिटर्स है, राइवल नहीं, कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर कॉम्पिटिटर्स। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक ये इसको, ये जो नेशन स्टेट्स में तो नहीं, बट ऑर्गेनाइज क्राइम के किसी मेंबर को या फिर किसी स्क्रिप्ट किटी को भी वो लोग हायर कर सकते हैं टू परफॉर्म अटैक ऑन इट्स कॉम्पिटिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनका थोड़ा सा लॉस हो जाए और उनका जो कस्टमर बेस है तो वो लोग ग्रैब कर पाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या है, हम लोग ने इतना भी डिस्कशन किया था इसके ऊपर पहले थ्रेट एक्टर्स के ऊपर। तो ये जो OSINT होते हैं, OSINT में बेसिकली क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ये इंडिविजुअल या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन
एक हम लोग एंटिटी मान लेते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जितने भी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन एक बंदा गैदर कर सकता है, ये बहुत ही वास्ट फॉर्म होता है साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। ये भी एक पूरी फील्ड होती है ओएसआईएनटी की, लोग ओएसआईएनटी को ऐसा फील्ड चूज करते हैं, ठीक। तो अब जो बंदा इस फील्ड में जाता है, फिर उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं कि वो किसी भी एक एंटिटी के बारे में ओपन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ग्रैब करता है, ठीक। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पब्लिकली अवेलेबल होती है, ठीक। अब गूगल के ऊपर वो उसको सर्च कर सकता है किसी भी एंटिटी को, उसमें जो भी उसका डेटा मिला उसके रिगार्डिंग उसको पढ़ेगा वो अच्छे से, और फिर उसके बाद ये पूरी जो डिटेल्स होती हैं उसको वो मैप करेगा, मैप द डॉट्स लिखा मैं यहाँ पे, मैपिंग द डॉट्स। तो डिटेल्स को मैप करेगा आपस में, और ये सारी जो डिटेल्स हैं ये लीगल होती हैं, क्यों? क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है, वो इलीगल काम नहीं कर रहा है, वो गूगल की वो पड़ी हुई है, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहा है वो किसी कुछ डेटा ब्रीच करके। हाँ, बट ये है कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन उसने निकाली है, जैसे गूगल हो गया या कोई दूसरा सर्च इंजन जैसे डकडगो एंड ऑल, यांडेक्स वगैरह जितने भी सर्च इंजन है, उसके ऊपर पूरे इन्फॉर्मेशन उसने निकाली किसी भी एंटिटी के बारे में और उसको पूरा मैप किया पूरी डिटेल्स को। तो ये सारी चीजें ओएसआईएनटी के अंदर आती हैं। इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट एंड एक्यूरेट। ऑब्वियसली अगर आपके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप मैप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, और उसको जैसे आपके पास डेटा होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अगर आपको मिल गया आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि रॉ डेटा है वो, उससे आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जैसे कस्टमर का अगर डेटा आपको मिला, ठीक है, उसके अंदर आपको यूजर नेम, पासवर्ड, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स मिली, तभी जाके आपको कोई क्या कहते हैं, एक सॉलिड एक प्रूफ या फिर सॉलिड एक इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके थ्रू आप। अगर अगर वो डेटा आप काम का नहीं है, अगर आप उसको यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज में, तो इट्स ऑफ नो यूज। ओएसआईएनटी जो होता है इट इज यूज बाय डिफेंस पर्सनल ऑल्सो। अगर आप किसी भी डिफेंस में जाओगे, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चीज को देखते हो, हर कंट्री के अंदर जो मिलिट्रीज होती हैं और एयरफोर्स वगैरह जितनी भी चीजें जो डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, वो सारे पर्सनल जो होते हैं ओएसआईएनटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो राइवल है या फिर जो भी कुछ भी है, राइवल कंट्री भी क्यों नहीं है अगर, तो उसमें उनको राइवल कंट्री की जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे वो अपने फॉर्मेशन बना रहे हैं, कहाँ पे वो लोग ज़्यादा डिप्लॉयड हैं, इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग मैप कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो ट्राई करते हैं इसके अंदर। इक्वली इम्पोर्टेंट इन साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक, तो उस केस में आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ें नहीं पता कि उसका नेटवर्क कैसा है, उसके अंदर कितने सबनेट्स हैं, उसके पास कितने सारे होस्ट, कितने सारे नोड्स पड़े हुए हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, कौन कौन से सर्वर हैं, किस वर्जन पे चल रहे हैं सर्वर्स, इतनी डेप्थ में आपको जाना पड़ता है, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, तभी जाके आप अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक के ऊपर जाते हो, जो कि पेन टेस्टिंग होती है, और ये पूरी वाइट हैट हैकिंग के अंदर ही आती है। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे नोट करके रखी हुई हैं आप लोग को दिखाने के लिए। ये सारी बेसिकली वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ओएसआईएनटी कर सकते हैं। तो हम लोग फिर देखते हैं इनको एक एक करके देखते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके लिंक को और इसको खोलता हूँ फायरफॉक्स पे। ठीक है, तो आप 10i का जैसे ही आप ये वेब एप्लीकेशन खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिवर्स इमेज सर्च। रिवर्स इमेज सर्च से आप क्या समझ सकते हो कि कोई भी, जैसे आपके पास इमेज आती है किसी भी फॉर्म की, कोई फोटो है आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में, एक आपको पता लगाना है कि इसके रिगार्डिंग इस तरीके की फोटोज कहाँ कहाँ पे और मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि लोग अपनी फेक आईडी से बना रहे बहुत सारी, ठीक। तो अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी टाइप की जिसमें आपको वो जो इंडिविजुअल है उसके बारे में नहीं पता है, वो प्रोफाइल फोटो को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एज अ रिवर्स इमेज।
तो आपको पता लग सकता है अच्छा ये फेक आईडी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अटैकर है या फिर जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक, वो कहीं ना कहीं गूगल से ही उठाएगा फोटो या किसी दूसरे सर्च इंजन से फोटो उठा सकता है जो ओपन सोर्स ओपनली अवेलेबल है उसको। तो यहाँ पे अगर मैं गूगल सर्च करता हूँ कुछ भी, जैसे फ्लावर फ्लावर लिखता हूँ मैं, जैसे अगर, तो मेरे को इतने सारे रिजल्ट्स आएंगे। मैं जाऊंगा इमेज के ऊपर, तो इतने सारे फ्लावर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो फ्लावर है, इसको अगर मैं चूज करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो ये बोलेगा मेरे को freepik.com। इस फ्लावर का जो यूआरएल है, मैं इसको ओपन करता हूँ इन न्यू टैब। ये इसका यूआरएल है, कॉपी करते हैं और इसको एक बार टिनाई में पेस्ट करते हैं। हम लोग ने एक फ्लावर देखा जो कि इस वेबसाइट के ऊपर इसकी फोटो पड़ी हुई है, पोस्टेड है। सर्च करते हैं क्या ऐसे फ्लावर्स और भी हैं। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। आगे यहाँ पे रिजल्ट तो बोल रहा है 29 रिजल्ट्स मिल गए इसको। और तो ये जो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर की जो पिक है, इसको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर सेम फ्लावर की फोटो मिल गई। और ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि stock.adobe में इसको मिला है, शटर stock.com में इसको, इस वेबसाइट में भी इसको सेम इमेज मिली। इस तरीके की पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज पर आप रिवर्स सर्च कर सकते हो और उसके बारे में आप देख सकते हो कि अच्छा ये जो फोटो है ये जेन्युइन है भी कि नहीं है। ये एक पर्टिकुलर बस एक एग्जांपल है इस टिनाई के ऊपर। आते हैं अपने दूसरे एग्जांपल के ऊपर। एक और होता है शर्लॉक। शर्लॉक एक ओपन सोर्स टूल है जो कि गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है। इसका यूज करके आप किसी भी यूजर नेम, अगर आपके पास यूजर नेम मिलता है, ठीक, तो उस यूजर नेम को आप इस टूल के अंदर डाल सकते हैं। और ये जो टूल है, ये बेसिकली हर सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया के इसके अंदर लिंक्स पड़े हुए हैं, उनके ऊपर वो यूजर नेम जाके सर्च करेगा कि क्या ये यूजर नेम उस सोशल मीडिया अकाउंट का पार्ट है कि नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये दिखा रहा है कि 9gag, आस्क एफएम, बिटबकेट, चेस, कोड एकेडमी, इस तरीके से इतनी सारी जो वेबसाइट्स हैं इसके ऊपर वो यूजर नेम को सर्च करता है और वो आपको सीधे से आपको रिजल्ट दे देगा कि हाँ ये वाला जो यूजर नेम है ये इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया का पार्ट है। फिर आते हैं हमारे थर्ड ओएस90 टूल के ऊपर, जो कि है गूगल डॉक, जिसको हम लोग गूगल हैकिंग भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं जरा अपने नोट पैड पे। तो हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे गूगल हैकिंग के बारे में। हैकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं गूगल डॉक्स, ठीक। तो अब अगर हैकिंग हैकिंग गलत है, गूगल हैकिंग या गूगल डॉक्स, इसको ये क्या होती है ये चीज। देखो, अगर आप कुछ भी सर्च करते गूगल के ऊपर, अगर मैं अभी जाऊं गूगल के ऊपर और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मेरे को एक पासवर्ड पासवर्ड की पूरी एक फाइल चाहिए मेरे को जिसमें पासवर्ड्स हैं, पासवर्ड्स, तो यहाँ पे लिखूंगा फाइल्स कंटेनिंग पासवर्ड। तो मेरे को इतने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। और मेरे को मोर देन 10 पेजेस दिखा रहा है और यहाँ पे अराउंड इतने सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। ये तो 100,000, 10,000, लाख, 9 करोड़ तक चला गया इसके रिजल्ट्स में, सिर्फ फाइल्स कंटेनिंग पासवर्ड लिखने में। आप चाहते हो कि मेरे को और रिफाइंड डेटा मिले, ठीक, तो वो रिफाइनिंग जो होती है डेटा की, वो उसका यूज करते, उसके लिए आप यूज करते हो गूगल डॉक्स या गूगल हैकिंग के लिए। तो गूगल डॉक्स जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं आपके पास, जैसे फाइल टाइप हो गया, एक ये डॉक होता है, एक होता है इनसाइट होता है,
एक होता है साइट, एक होता है इन यूआरएल, एक होता है टाइटल करके, इन टाइटल। इस तरीके के और भी बहुत सारे डॉक्स होते हैं जिनका यूज करके आप गूगल सर्च की जो रिजल्ट्स हैं वो एक सर्च स्पेसिफिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाइल्स कंटेनिंग पासवर्ड, तो मैं इसकी जगह अब लिखता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ पासवर्ड और फिर फाइल टाइप txt, टेक्स्ट फाइल के लिए txt लिखेंगे, वर्ड फाइल के लिए docx लिखेंगे, एक्सेल फाइल के लिए xlsx लिखेंगे। इस तरीके से पूरा एक्सटेंशन बस एक्सटेंशन लिखना है आपको फाइल टाइप। अब आप देखो, जो आपको डेटा पहले 9 करोड़ का मिल रहा था, अब आपको वही डेटा थोड़ा सा और रिफाइन मिल रहा है, जो कि है सिर्फ 2 लाख का, 2,16,000। तो मेरे को इसने गिटहब की एक रेपोजिटरी का लिंक दिया है यहाँ पे सेकलिस्ट का, जिसमें आपको 10 मिलियन पासवर्ड्स लिस्ट टॉप 100 टेक्स्ट फाइल की आपको मिल जाएगी। फिर आपको पॉन्ड पासवर्ड्स टॉप 100 के टेक्स्ट फाइल में आपको पासवर्ड्स मिलेंगे। फिर इस ऐसे ही आपको दूसरी एक और वेबसाइट मिल रही है यहाँ पे एडोब सैनिटाइज पासवर्ड्स करके। इस तरीके से आपको अपने सर्चेस को रिफाइन करना होता है। ये आपको हेल्प करेगा जब आप OSINT कर रहे हो। ठीक है, तो ये था पार्ट गूगल डॉक्स का। देन आते हैं हम लोग archive.org। ये भी एक OSINT टूल है। OSINT क्या है? ये बेसिकली आप कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा, ये एक ऐसी वेबसाइट है, गूगल के जितने भी डॉक्स हैं उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट पड़ी हुई है और आपको यहाँ पे दिखाएगा कि डॉक क्या है, कब यहाँ पे पब्लिश हुआ था और उसकी कैटेगरी क्या है, इससे आपको क्या मिल सकता है, जूसी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है और उसका जो ऑथर है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो वेबसाइट है इसके बहुत सारे वर्जन होंगे, क्योंकि ये हर हर साल चेंज होती है, या फिर हर महीने चेंज होता होगा इसका इंटरफेस जो है। अगर आपको पुराना इंटरफेस देखना है इस वेबसाइट का, तो आप इसकी यूआरएल को आप कॉपी करके इस वेबैक मशीन के ऊपर पेस्ट करोगे, तो इससे आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जितने भी वर्जन्स हैं उसके, तब तब वो अपडेट हुई थी, तो उस टाइम के आपको स्नैपशॉट्स मिल जाएंगे। तो एक और वेबसाइट होती है साइबर सिक्योरिटी की जितनी वल्नरेबिलिटीज है उसको टेस्ट करने के लिए, वो है test.php.vulnweb.com। एक ये वेबसाइट है जिसमें आप लोग जो भी आपने एक्सपर्ट्स जितनी भी वल्नरेबिलिटी सीखी उसको आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ जैसे, और मैंने यहाँ पे वेबैक मशीन में डाला, एंटर मारा, इट विल लोड एंड आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखो कितने सारे ये स्नैपशॉट्स आपको मिलेंगे। ये सारे स्नैपशॉट बोलते हैं हम इनको। तो आपको मिलेगा 2023 लास्ट सबसे फर्स्ट स्नैपशॉट जो इसने उठाया था वो था 2012 का, 2012 का। तो 2012 में इसने कब स्नैपशॉट उठाया था? स्नैपशॉट जो होता है किसी भी वेबसाइट का, ये तभी करता है जब उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट या फिर बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा होगा, तो ये उस वेबसाइट का ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट ले लेता है। तो जैसे यहाँ 2012 पे आते हैं, अभी के लिए हम लोग को ये वेबसाइट ऐसी दिख रही है, एक्यूनेटिक्स एक्यूआर्ट करके। बट 2012 में जब जाते हैं तो मेरे को यहाँ पे 6 दिसंबर को एक स्नैपशॉट दिख रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इट विल लोड एंड इट विल शो अस कि हाँ उसमें एक्यूनेटिक्स एक्यूआर्ट उस टाइम पे भी ऐसे दिखा रहा था। बट अभी क्या है, कुछ कुछ तो डिफरेंस होगा। यहाँ पे आप देखो कॉपीराइट 2006 एक्यूनेटिक्स लिमिटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉपीराइट 2019 एक्यूनेटिक्स लिमिटेड लिखा हुआ है। और साथ में आपको थोड़े से फंक्शंस में भी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस हैं इनके मेन्यू में। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। लिंक्स में थोड़ा सा चेंजेस शायद, हाँ यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने 2 लिंक्स को ऐड किया हुआ है 2012 में, और अभी जो करंट वर्जन है उसमें आपको 4 लिंक्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का ओल्डर वर्जन जो होता है उसको आप
रिट्रीव कर सकते हो इस archive.org के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर्सनैलिटी टूल के ऊपर, जो कि है शोडान। शोडान भी एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए काम आता है आपको। अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सी वेबसाइट मिलेगी पूरी। ठीक, यहाँ पे सर्च ऑप्शन है। सर्च ऑप्शन एक बहुत वाइड है। सर्च की जो ऑप्शन है इसमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सर्चेस आप इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि आप आईपी एड्रेस को भी आप सर्च कर सकते हो। ये बेसिकली किसी भी आईपी या फिर किसी भी डिवाइस जो कि इंटरनेट पे है उसके रिगार्डिंग जितने भी पोर्ट्स, उसके वर्जन, उन सब चीजों के लिए यहाँ पे काम आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कैमरा, तो सर्च करेगा कैमरास को और यहाँ पे आपको मैप करके दिखा देगा कितने सारे रिजल्ट्स हैं एक पर्टिकुलर कंट्री से। और यहाँ पे आपको कैमरा के डिफरेंट आईपीज एंड उनके यूआरएल मिल जाएंगे। तो इसको यूज करके आप कैमरा जो ओपन है आपके, क्या कहते हैं, किसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में ओपन कैमराज हैं पब्लिकली, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो एक्सेस करने का इस तरीके से। देन आता है गिटहब डॉक्स। जैसे हम लोग गूगल के डॉक्स के बारे में पढ़ा कि हम लोग को रिफाइन करना है अगर किसी भी गूगल के सर्च पर, तो वैसे ही हम लोग गिटहब के भी डॉक्स यूज करते हैं गिटहब के ऊपर। गिटहब एक क्या कहते हैं, वेबसाइट होती है जिसके ऊपर बहुत सारे रिपोजिटरीज पड़ी होती है, जिसमें कोड होता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के खुद का भी डेटा होता है उसमें पड़ा हुआ। तो उस तरीके से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक गिटहब डॉक का यूज करके उसके सर्चेस को रिफाइन कर सकते हो। फिर आता है यांडेक्स या फिर कोई दूसरा सर्च इंजन। जैसे अगर मोस्टली लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं, तो गूगल के अलावा बहुत सारे आपको सर्च इंजन मिल जाएंगे, जैसे कि यांडेक्स हो गया। ठीक है, देन आता है डक गो भी एक सर्च इंजन ही है। देन आता है आपका हेस्टैग करके भी एक आता है सर्च इंजन। तो डिफरेंट ये सर्च इंजन का भी आप यूज करके आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है एक पर्टिकुलर एंटिटी या फिर कीवर्ड के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हाँ यहाँ ये हम लोग डिस्कस कर लिया है डिफरेंट सोर्सेस एंटिटी हम लोग डिस्कस कर लिया है कि न्यूज मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन आपको जैसे गूगल वगैरह से मिल गया, ब्लॉग्स हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए, इसके थ्रू भी आपको बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी के लिए। डीप वेब भी हो गया। डीप वेब क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ वेब होते हैं, डार्क वेब, डीप वेब एंड पब्लिक नेट। तो पब्लिक इंटरनेट जो है हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज ओनली 3%। इसके पीछे आपको जो अगर जाओगे तो वो आपको डीप वेब एंड डार्क वेब जो कि 50 एंड 70% रेशियो में मिलेगा आपको। तो इस तरीके से वो एकदम ही अलग टॉपिक आता है डीप वेब डार्क वेब का। जब आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसके रिगार्डिंग आप सोर्सेस डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे तो आपको पता चलेगा डीप वेब के अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस भी पड़े होते हैं। कई बार डार्क वेब में तो चलो मैलिशियस चीजें भी होती है बहुत सारी, बट डीप वेब में ऑर्गेनाइजेशन की कोई डेटाबेस का पूरा डेटाबेस ही पड़ा हो सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी हो सकती है डेटाबेस, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रॉक्सी टूल्स के ऊपर। प्रॉक्सी टूल्स से पहले हम लोग ये समझते हैं प्रॉक्सी क्या होती है। आप सब लोग कॉलेज तो गए होंगे या फिर स्कूल लाइफ में भी किया होगा कि आप कभी एब्सेंट हो गए, आपने कभी बंक मारा, ठीक, तो फिर उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को बोला, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको आपने बोला कि आज तुम मेरी जगह अटेंडेंस लगा देना मेरी। तो जब टीचर या फिर फैकल्टी आपका अटेंडेंस ले रहा है तो आपका जब नाम आया तो उसने आपकी तरफ से अटेंडेंस बोल दी, तो उसको आपने उस चीज को हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इंटरनेट में भी हम लोग को एक पब्लिक आईपी मिलती है। वो पब्लिक आईपी ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं तो वो लॉग भी होगी। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी जो पब्लिक आईपी है वो सर्वर पे लॉग ना होके
कोई दूसरी जो आईपी है वो लॉग हो जाए। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉक्सी का। 2 तरह की प्रॉक्सी होती हैं। एक तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग ने अपने आईपी एड्रेस को मास्क कर दिया, और वो अब जो मास्क आईपी है, जैसे अब हम लोग चलते हैं नोटपैड पे अपने, प्रॉक्सी प्रॉक्सी हम लोग को मान लेते हैं पब्लिक आईपी मिली। अभी के लिए हम लोग के पास पब्लिक आईपी क्या है, व्हाट्स माई आईपी पे जाके आप अपनी पब्लिक आईपी देख सकते हैं व्हाट्स माई आईपी। तो ये आपको दिखाएगा कि हमारी पब्लिक आईपी ये है। तो अगर मेरी पब्लिक आईपी ये है, तो मैं अभी जैसे मैंने गूगल सर्च किया या टेस्ट पीएचपी वेब पे गया या गिटहब खोला या इंडेक्स खोला, जितनी चीजें खोली, उसमें मेरी आईपी जो है लॉग हो जाएगी, ये पब्लिक आईपी। ठीक, अब मैं चाहूंगा कि ये पब्लिक आईपी ना दिखे, ये पब्लिक आईपी लॉग ना हो वहां पे। इसकी जगह कोई दूसरी आईपी जो पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे 76.45.233.5, इस तरीके से कोई दूसरी पब्लिक आईपी है, वो लॉग हो। तो वो कैसे कर सकते हो आप? इसके लिए प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं? प्रॉक्सी सर्वर्स वैसे वो सर्वर्स होते हैं जो आपको प्रॉक्सी के लिए प्रॉक्सी सर्विस सेल कर रहे हैं। जैसे साइफन हो गया, ठीक, साइफन अगर आप इंस्टॉल करो तो उसमें आपको डिफरेंट कंट्रीज के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और किसी भी आप कंट्री को अगर सेलेक्ट करते हो तो उस कंट्री के प्रॉक्सी सर्वर से आप कनेक्ट करके उस लोकेशन की, उस कंट्री की आपको आईपी मिलेगी पब्लिक की। तो इस केस में क्या होगा कि मेरी जो पब्लिक आईपी है वो जो है वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट लेके, और फिर जो प्रॉक्सी सर्वर है वो मेरी रिक्वेस्ट को रीराउट करेगा, या फिर राउट करेगा टू द डेस्टिनेशन सर्वर। मान लेते हैं गूगल कर रहा था, तो वो गूगल के पास मेरी रिक्वेस्ट को लेके जाएगा। तो अब गूगल को ये नहीं पता है कि मेरी आईपी क्या है, उसको लगेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ से आ रही है, जिसकी आईपी हम लोग मान लेते हैं 76 वाली। तो अब जो रेस्पॉन्स है वो गूगल जो है वो प्रॉक्सी सर्वर को भेजेगा, और अब रेस्पॉन्स प्रॉक्सी सर्वर जो है वो हम लोग को फिर से रूट करके हमारी पब्लिक आईपी पे शो कर देगा। इस तरीके से ये प्रॉक्सी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है रिवर्स प्रॉक्सी का भी कॉन्सेप्ट, रिवर्स प्रॉक्सी। उस केस में क्या होता है कि कंपनीज होती हैं बहुत सारी, जैसे रेप्यूटेड कंपनीज जो भी होती हैं, जैसे गूगल हो गया या फिर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन दूसरी हो गई, हैकरवन वगैरह जितनी भी होगी, ठीक, वो अपना जो पब्लिक आईपी है वो पब्लिक आईपी पब्लिकली डिस्क्लोज करना नहीं चाहती हैं। अगर, क्योंकि अगर मैं किसी भी वेबसाइट को खोलता हूँ, उसको पिंग करता हूँ, या फिर किसी भी दूसरे तरीके से उसकी ट्रेस रूट करके उसकी पब्लिक आईपी को गेन कर सकता हूँ, बट क्या करते हैं वो लोग कि उनको अगर अपनी पब्लिक आईपी नहीं दिखानी है तो वो यूज करती है रिवर्स प्रॉक्सी का। रिवर्स प्रॉक्सी जो होती है वो एक सर्वर डिप्लॉय कर देते हैं, जैसे प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं वो हम लोग को क्लाइंट्स को प्रॉक्सी देने के लिए होते हैं, वैसे एक रिवर्स प्रॉक्सी का दूसरा सर्वर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो खुद डिप्लॉय करती है अपने एंड पे। और इसके पीछे आता है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स हैं वो रिवर्स प्रॉक्सी के पीछे हाइड होते हैं, एंड रिवर्स प्रॉक्सी जो होती है उसकी आईपी पब्लिकली पता होती है। और यहाँ पे जैसे अगर क्लाइंट है, हम लोग जैसे क्लाइंट हैं, अगर हम लोग को एक्सेस करना है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को, तो हम लोग डायरेक्टली इसको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग भेजेंगे अपनी रिक्वेस्ट रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर को। हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन सर्वर का आईपी नहीं पता होगा, हम लोग को रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का आईपी पता होगा सिर्फ, ठीक। फिर ये जो है रिवर्स प्रॉक्सी, ये देखेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है, क्योंकि क्या पता ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, देखेगा कि ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई ये किस सर्वर को रूट करनी है, रीडायरेक्ट करनी है, तो उस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स में रीडायरेक्ट करेगा। इस तरीके से ये रिवर्स प्रॉक्सीज काम करती हैं।
तो प्रॉक्सी जो हो गया वो हमारे एंड पे हो गया, हम लोग को अपने आईपी को मास्क करना था। रिवर्स प्रॉक्सी क्या हो गया? रिवर्स प्रॉक्सी में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खुद की जो पब्लिक आईपी है वो मास्क करनी थी, वो हाइड करनी थी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी पब्लिक आईपी उसकी डिस्क्लोज हो और जो हैकर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड वो उसके ऊपर, उस पब्लिक आईपी के ऊपर अटैक करें, इसलिए। तो प्रॉक्सी टूल्स हो गए, प्रॉक्सी टूल्स नहीं, प्रॉक्सी हम लोगों ने कौन सा समझ लिया इसका? प्राइवेट पब्लिक प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, मास्क करते हैं आईपी एड्रेस को, जियो लोकेशन भी चेंज हो जाती है। अगर मैं अमेरिका का आईपी यूज कर रहा हूँ तो जो आईपी है वो अमेरिका की है, अब तो अमेरिका की जियो लोकेशन मेरे को दिखाएगा अगर मैं उसमें लिखूंगा वेयर इज व्हाट्स माय लोकेशन इन गूगल। ये प्रॉक्सी चेंज होती हैं ऐसी। तो इस केस में तो हम लोगों ने अभी एक ही प्रॉक्सी सर्वर के बारे में डिस्कस किया ना, बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स का अगर हम लोग यूज करते हैं और वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट को रीरूट करते हैं टू द डेस्टिनेशन सर्वर, तो उस केस में उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी चेंज। प्रॉक्सी जो है वो वीपीएन नहीं होता है, हाँ ये एक कॉन्सेप्ट होता है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन होता है, उसमें आपको एंड टू एंड इनक्रिप्शन मिलता है, साथ में टनलिंग होती है उसके अंदर प्रॉपर। ठीक, प्रॉक्सी में क्या है कि कई बार क्या मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको एन्क्रिप्शन या टनल नहीं मिलेगी, तो आपका जो डेटा जा रहा है वो इट इज नॉट सेफ। बट वीपीएन में आपका डेटा जो होता है, डेटा सिक्योरिटी जो होती है, इन फ्लो, डेटा इन फ्लो जो होता है वो आपका सेफ रहता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है एंड टू एंड। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया। सो विद दिस वी रीच टू द एंड ऑफ दिस पीपीटी। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे।